नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीराज। आप देख रहे हैं मुद्दा में बात हरियाणा की। हरियाणा में हार के दंश की। हरियाणा में हार के बाद मंथन हो रहा है। कांग्रेस ने नई रणनीति अब तैयार की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अब प्रदेश में संगठन खड़ा करेगी। खबर है कि नए सहप्रभारी जितेंद्र बघेल को कांग्रेस ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। पहले जिला लेवल पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें छोटे कार्यकर्ताओं और नए लोगों को चेहरा बनाया जाएगा, मौका भी दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने गुटबाजी पर लगाम कसने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को सख्त मैसेज दिया है। इन्हें कहा गया है कि मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी न करें। ऐसा इसलिए है कि पिछले 10 साल से कांग्रेस में न तो संगठन बन पाया है और न ही पार्टी की गुटबाजी खत्म हो सकी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में गुटबाजी और बढ़ गई है। नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने चुनाव में हुई कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम की हैकिंग को जिम्मेदार बताया है। कुछ क्षेत्रों में गलत टिकट आवंटन को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस मामले में निष्पक्ष और संतोषजनक सुनवाई नहीं की है। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में यह लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस ने पिछले चुनावों के मुकाबले 11% अधिक वोट हासिल किए, लेकिन फिर भी बीजेपी ही 11 सीटें अधिक जीत गई पिछली बार से। और हरियाणा में कमोवेश जो यह सिलसिला शुरू हुआ कांग्रेस की हार के बाद, वो अब संगठन, उसकी स्थिरता, उसके स्थायित्व, उसके नए सिरे से रचना को लेकर के मामला आकर के यहाँ पर रुका है। अभी जो गुटबाजी हुई, हार के क्या कारण रहे, इसके क्या कुछ पहलू रहे, इसके बाद यह फैसला निष्कर्ष निकल कर सामने आया है कि अब नए सिरे से संगठन बनाया जाएगा। नए सिरे से संगठन बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब जिला से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक के स्तर में नए लोगों को शामिल करने की भी बात सामने आई है। और हार का दंश और इसी से तमाम बात जो निकल कर अब आगे चली है, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रामराजी शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता विद्रोही साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेद प्रकाश विद्रोही साहब। बतौर राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी खास मेहमान का मुद्दा में स्वागत है। सबसे पहले विद्रोही साहब, आप ही के पास आते हुए, चूंकि कांग्रेस पार्टी की ही हार से यह सारा मंथन शुरू हुआ, अति आत्मविश्वास की बात हुई, गुटबाजी की बात हुई, और अब तो जिस तरह से बात सामने आ रही है उसमें ईवीएम का भी फैक्टर चल गया है कि ईवीएम के भी कुछ उसमें ऐसी त्रुटियां थी, हैक कर लिया गया था, जिसको शायद अब संभवतः आप सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठाएंगे। और कई संगठनात्मक संगठन तो वैसे एग्जिस्ट वैसा कर नहीं रहा था, लेकिन कुछ टिकट आवंटन को लेकर के भी बात सामने आई है। तो अब आपको क्या लगता है कि अब आने वाले समय में क्या इस नए नवीनीकरण के साथ कांग्रेस अपनी शक्ति को वापस संगठित कर पाएगी, जिसकी उम्मीद संभवतः इस चुनाव में थी, लेकिन ऐसा हो न सका? विद्रोही साहब। कुणाल जी, आपको और सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, तो कटु सत्य है कि जो जमीनी धरातल की वास्तविकता थी और जनता में जिस तरह की भावना थी, उस अनुरूप कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर सकी और हम चुनाव हार गए। ये एक जमीनी धरातल की वास्तविकता है। चुनाव हारने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमारी जमीन पर ताकत ना हो। हमें भी 39% वोट मिला है, भाजपा को भी 39% वोट, दोनों को बराबर मिले हैं। ताकत उतनी है, पर हमें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। अब हारे क्यों, इसके लिए 2 सदस्यों की हाईकमान ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रखी है, श्री भूपेश बघेल जी और हरीश चौधरी जी। वो अपनी रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट जब सार्वजनिक होगी तो हार के सही कारणों का और जो पुख्ता कारण है
पर तो हम तभी कह सकेंगे। अभी तो सब अपने अपने ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। और जहां तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, हमारे उम्मीदवारों ने जिस दिन मतगणना हुई 20 जगह जो भी एआरओ थे उनको ईएम में जो अनियमितताएं हो रही थी, मतगणना में जो अनियमितताएं हो रही थी, उसके शिकायतें दी थी और हमने एक विस्तृत शिकायत चुनाव आयोग से की थी। चुनाव आयोग ने जो हमको जवाब दिया है उसमें चुनाव आयोग ने ये बात तो मानी है कि हाँ, कांग्रेस उम्मीदवारों ने हमें शिकायतें की थी, हमने शिकायतों का निवारण उस समय कर दिया। पर जो हमने पॉइंट उठाए थे शिकायतों के और जो पॉइंट चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, उसमें जो हमारे जो आपत्तियां थी, उन आपत्तियों का एक भी जवाब हमको चुनाव आयोग से नहीं मिला। हमारा मानना है कि चुनाव आयोग ने लिपापोती की है और चुनाव आयोग ने हमें जवाब देने की बजाय खुद को क्लीन चिट देने में जोर दिया है। अब ये न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ है और ये एक निष्पक्ष स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की कार्य प्रणाली के खिलाफ है। हाँ। तो उसके लिए हम अपने और साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। उसके लिए हमने कमेटी बनाई है हारे हुए विधायकों की कि वो और हमको बताएं कि भाई क्या क्या अनियमितताएं हुई थी और चुनाव आयोग ने जो क्या क्या जवाब दिया है और उसके एवज में हम क्या क्या और कह सकते हैं। ठीक, हम उसको चुनाव आयोग के पास भी ले जाएंगे। हाँ। और संतुष्ट नहीं हुए हाँ। तो स्वाभाविक है कोर्ट में भी ले जाएंगे। हाँ। पर एक बात तय है, अब की बार जो भी मतगणना में धांधली हुई है उसका तार्किक ढंग से हम समाधान करवाएंगे और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। अब की बार केवल आरोपों से बात को नहीं छोड़ेंगे। ओके, देखते हैं, मैं खत्म कर रहा हूँ। देखते हैं कि भाई कोर्ट क्या फैसला देता है या कोर्ट क्या उस पर स्टैंड लेता है। और उसी के साथ स्वाभाविक है जो आपने पहला सवाल पूछा था, जब राजनीति में अगर संगठन मजबूत करना है तो नियुक्तियां भी करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को भी एकत्रित करना पड़ेगा और नए लोगों को भी पार्टी से जोड़ना पड़ेगा। उस दिशा में भी हम एक प्रभावी कार्रवाई अब प्रारंभ करेंगे। ओके विद्रोही साहब, तो ठीक है। रामराजी शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शर्मा साहब, ऑन पेपर्स हारी हुई बाजी आपने जीती, ठीक है। अब वो जो भी बात हो, लेकिन ऑन पेपर तो ऐसा ही दिख रहा था कि भाई इस बार कांग्रेस वहां पर क्लीन स्वीप करेगी। वो इतिहास हो गया, पुरानी बात है, अब आप सरकार में हैं। ऐसे में ये जो कांग्रेस की तरफ से अब पहल की गई है, हार के ऊपर मंथन किया गया, कई फैक्टर सामने आए, आपने खैर विद्रोही साहब को सुना भी, आपकी उस पर क्या टिप्पणी है और क्या आपको लगता है अब कांग्रेस चूंकि अब एक नए तरीके से संगठन को वहां पे स्टैब्लिश करेगी और आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी तो संगठन की ही पार्टी है, तो अब आपको एक काउंटर फोर्स वहां पर देखने को मिलेगा। शर्मा साहब अनम्यूट कर लीजिए, शर्मा साहब अपने आप को। रामराजी साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुन पा रहे हैं शर्मा साहब? चलिए ठीक है, जब तक शर्मा साहब के साथ जो कनेक्शन है वो प्रॉपर कायदे से उनके तरफ से एस्टैब्लिश हो जाए, हम उनका रुख करेंगे। तब तक नरूला साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। नरूला साहब, अब कांग्रेस में एक नई जोश, नई स्फूर्ति, नई उमंग, नया संचालन, नया संगठन, इन सब की ओर अब कांग्रेस अपने पैर पसार रही है। स्वाभाविक सी बात है, पिछली हार से सबक ले रही है, क्योंकि एक जीती हुई बाजी कांग्रेस हरियाणा में हार गई। ऐसे में अब ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठे हैं, संभवतः सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। विद्रोही साहब बोल रहे थे तार्किक तरीके से हम हर पहलुओं की बात करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन था उसने कायदे से संतोष के साथ उन्हें जवाब नहीं दिया, उससे वह संतुष्ट नहीं है। ऐसे में और भी कई फैक्टर्स हैं, सीटों के जो कैंडिडेट्स का आवंटन था उसमें कुछ त्रुटियां थी। मतलब एक कंप्लीट ओवरऑल एज फार एज हरियाणा कांग्रेस इज कंसर्न्ड, उसके तरफ अब हरियाणा जा रही है। क्या इससे उनके लिए आने वाले समय में दिन सुनहरे होंगे और एक नई शक्ति मिलेगी कांग्रेस को? नरूला साहब जी। कुणाल जी, अभी मैं विद्रोही साहब को, हाँ, विद्रोही जी को भी सुन रहा था और कुछ चीजें सामने आ भी रही हैं। एक लाइन है
कि देर आयत दुरुस्त आयत। हम्म। तो शायद कांग्रेस अब देर से सही, लेकिन बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारी पहलुओं पे मंथन करने का विचार कर रही है। मैं अभी एक आध दिन कहीं पढ़ भी रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी की है कि हमने तो संगठन बनाकर सूची कई बार प्रभारी को भेजी और प्रभारी ने उस पर संज्ञान ही नहीं लिया। हाँ, ये प्रभारी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने प्रभारी कहा है। चाहते हाँ। नहीं थे कि संगठन बने। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, पार्टी हो, राजनीतिक दल तो बहुत बड़े बड़े दल है। कांग्रेस जैसा सबसे पुराना दल है हिंदुस्तान में, जिनकी राजनीतिक दल की शुरुआत कांग्रेस की है, अगर हिंदुस्तान का राजनीति का परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो। अगर वहां, अगर किसी प्रदेश में कई सालों से, मेरे ख्याल से 15 सालों से अगर संगठन ना हो, तो आप कल्पना भी कैसे कर सकते हैं कि कोई विजय श्री मिले या आप सरकार फॉर्म कर सको। क्योंकि अगर संगठन का महत्व नहीं होता तो शायद राजनीतिक पार्टियां सबसे पहले संगठन बनाने का ना सोचती। तो संगठन का महत्व है तो सभी पार्टियां संगठन की तरफ चलती हैं। और ये पहलू भी उन्होंने कांग्रेस ने समझा है कि संगठन पहले बहुत जरूरी है। जिस तरह की अब आवाजें भी आ रही है कि पहले जिला स्तर पे होगा, फिर इकाइयां बनेंगी, उसके बाद प्रदेश स्तर का संगठन भी विकसित होगा। तो निसंदेह मैं तो वही लाइन कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। जब संगठन मजबूत होता है और लोग साथ देते हैं और लोग तो अपने आप ही चीजें बदल जाती हैं, अपने आप ही समीकरण बदल जाते हैं, अपने आप ही। ये बात ठीक है, आपने भी ये जिक्र किया कुणाल जी कि जिस वक्त चुनाव लड़ा जा रहा था उस वक्त हम भी बार बार कहते थे कि कांग्रेस को एज मिला हुआ है चुनाव में लेकर, लेकिन उस एज को बनाने में कहीं गलती हुई, या फिर जैसे विद्रोही जी या आप भी कह रहे थे कि ईवीएम का भी दोष मान रहे हैं, तो वो फैक्टर है, वो आप मंथन करेंगे, आप उस पर विचार करेंगे तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन अगर ये चीज कहें कि दूसरे वाले ने हमारे साथ बेईमानी की और अपनी कमियों को नजरअंदाज किया जाए तो ये भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर आप अगली बार भी जीत की तरफ नहीं बढ़ रहे। ठीक है नरूला साहब, आपने इंटरेस्टिंग बात की। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते भी वैसा ही चरितार्थ बैठता है इस पूरे ओवरहॉल के ऊपर में। अब मेरे साथ रामराजी शर्मा साहब भी संभवतः जुड़ गए हैं। देखिए शर्मा साहब, अब कांग्रेस भी तो अपनी बात कह रही है ना, पिछले बार से उन्हें 11% ज्यादा वोट मिली, ठीक है, लेकिन सीटें आपकी 11 बढ़ गई। अब भाई उनके मन में यदि असंतोष है तो वो तो अब किसी के ऊपर कहीं भी रुक कर ही सकते हैं, इसमें क्या तकलीफ है। और आप भी यदि उसमें कुछ आपने सुना ही होगा, ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं शर्मा साहब। देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को छठ महापर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। खासकर पूर्वांचल वाले भाइयों को छठ मैया सबके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमारी यही कामना है। और दूसरा, मैं हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमारे देश की जनता की भांति तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, उनको आशीर्वाद दिया। ऐसे ही हमारे प्रदेश में भी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बहुत ही जो मिलनसार हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, उनके सिर पर दोनों हाथ रख के उनको आशीर्वाद दिया और दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया। तीसरी बार केंद्र की भांति प्रदेश में भी हमारी सरकार आई। मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और हमारे संगठन की तरफ से एक बार पुनः हाथ जोड़ के उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जी ठीक है, अब कांग्रेस के बारे में ऊपर मैं बात करता हूं। जो आपने टॉपिक रखा है, देखो ये हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय नरूला जी, ये भी टीवी डिबेट में हमारे साथ होते थे। आपके यहाँ भी कई बार टीवी डिबेट हुई। तो उस टाइम में सब मेरे को कहते थे कि मेरे को टोकते भी थे, मैं फिर भी मैं इनको एक ही बात कहता था। आपने कहा था हनुमान जी की कृपा होगी, आप देखिए। हाँ, मैं यही बात कहता था कि हनुमान जी की कृपा होगी, हमारा देवतुल्य जनता जनार्दन के ऊपर आशीर्वाद है,
उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। संभवतः मंगलवार का दिन था वो जिस दिन काउंटिंग हुई थी, रिजल्ट आए थे। देवतुल्य जनता जनार्दन हमारे को जरूर आशीर्वाद देगी। रिजल्ट आया उस दिन भी यही बात हमने कही पहले भी, क्योंकि हमने पता है जिस तरह से कांग्रेस की ठगी ठोरी की दुकान चल गई थी, कांग्रेस ने झूठ बोला था, कांग्रेस की काट की हंडी चढ़ गई थी, ये लोकसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने झूठ बोला था, झूठ की फैक्ट्री लगा दी थी, कांग्रेस ने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। बांट दिए थे। तो प्रदेश की जनता में कांग्रेस के प्रति भारी प्रतिशोध की भावना थी। वो तो ठीक है, जो होना था हो गया। रामराजी शर्मा साहब, अब सुप्रीम कोर्ट भी संभवतः पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस मूव करेगी कि भाई ईवीएम को लेकर के जो जवाब मिला है वो सही नहीं है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। वो मैं उस बात पर भी जवाब देता हूँ। हाँ। अब इनकी 37 सीटें आई हैं, वहाँ भी वही ईवीएम मशीनें थी या चेंज होगी थी? वही मशीनें वो थी, वही वहाँ थी। जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ तो सब कुछ ठीक होता है, जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ सारा ठीक रहा, ये हार का मशीनों के ऊपर फोड़ देते हैं। ईवीएम मशीनें गलत थी, फलाना था, धकड़ा था। तो ये तो कांग्रेस की फितरत है, ये तो इनके जहन में है। और जिस तरह से प्रदेश की जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, हम जनता की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 20-25 साल भी हमारी भाजपा की सरकार बनी रहेगी, ये भी मैं आपको कहता हूँ। नहीं, चलिए अब पिछले 10 साल की बात हो गई, अब नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की बात विद्रोही साहब कह रहे हैं हरियाणा में। अब संगठन बन जाएगा तब तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ समझ में आएगा ना कांग्रेस। इनके कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं। अच्छा। इनके कांग्रेस में कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो लट बजता रहता है। जिस तरह से टिकटों का बंदर बांट हुई इनकी आपस में, तो उसी टाइम में एक हमारे यहाँ दलित के बेटे ने जो एमपी राज्यसभा, उसने इच्छा जाहिर करी, मैं एमपी राज्यसभा थे वो, कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इनके यहाँ भी जो इनकी सुप्रीम नेता है, बहुत बड़ी नेता है, उनके फादर भी केंद्र में मंत्री रहे, वो भी केंद्र में मंत्री रही है, 4-5 बार सांसद रही है और मंत्री भी रही है। उन्होंने इच्छा जाहिर करी शैलजा बहन जी ने कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अखबार के माध्यम से, इनकी राजमाता है, उनके यहाँ भी उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की, वहां भी रिक्वेस्ट किया। तो इन्होंने उनकी इच्छाओं का दफन किया और उनके बारे में जो कटु वचन बोला गया, जो जाति सूचकांक बोला गया, तो प्रदेश की जनता में यही हम जहाँ भी जाते शर्मा साहब देखिए, आप दूसरे को छेड़ते हैं ना, तो यही तो अनिल विज साहब ने भी इच्छा जाहिर की थी, आपने उनको संभाल लिया, समझा दिया, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने की तो आपने उसको हाईलाइट कर दिया। महिला शक्ति का अपमान नहीं। चलिए ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन यही इच्छा आपके तरफ से अनिल विज साहब ने भी जारी की थी। वो ठीक है कि आपके पक्ष में पलड़ा भारी हो गया, आपने उन्हें समझा दिया चीजें। को तो हमने चुनाव लड़ा, हमारे कैबिनेट मंत्री है। हाँ है ना, मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया ना आपने उनको। शैलजा बहन जी ने एमएलए का चुनाव ठीक है, उस पे हम कांग्रेस का टेक ले लेंगे। विद्रोही साहब भी हमारे साथ लगा। देखिए विद्रोही साहब, लेकिन एक बात तो है, ये जो गुटबाजी की बात सामने आई थी, ये पब्लिक के अंदर भी एक मैसेज गया कि 2 ग्रुप बट गए हैं, एक हुड्डा साहब का, एक शैलजा जी का। हालांकि बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से ये बाहर नहीं आया, लेकिन ये लोगों के बीच मैसेज गया। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि हरियाणा कांग्रेस जो एक गुटबाजी का आरोप उसके ऊपर लगता है, संगठन नहीं के अभाव का आरोप लगता है, अब वो सारी चीजों को बैठ करके इतने कायदे से रिस्टोर किया जाएगा कि फिर विरोधियों को, विपक्षियों को राजनीति करने का मौका नहीं मिले? कुणाल जी, भाजपा जीत गई और जीतता हुआ दल कुछ भी दावा कर सकता है और कुछ भी कह सकता है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। जो आज ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, खुदा न खास्ता हरियाणा में हार जाते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा में भाजपा पत्तों की तरह बिखर जाती। हमसे ज्यादा गुटबाजी है, जमीन पर है, चुनाव में भी थी, पर वो जीत गए इसलिए उनकी हार बात नहीं है। हाँ। और जहाँ तक हमारी बात है, कटु सत्य है कि गुटबाजी भी हमारी हार का एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने आपसे ये नहीं कहा केवल ईवीएम कारण है, ईवीएम की मतगणना की अनियमितताएं भी एक कारण है, वो सही कह रहे हैं नरूला जी, उसके अलावा और भी कारण है। अब आप चुनाव का परिणाम आ चुका है, कहाँ कितना परिणाम आया, किस क्षेत्र से किसको कितनी वोट मिली, किस वर्ग ने किसको दी, वो सारा आपके सामने है क्लियर। अगर आप उसको देखेंगे तो हमारी गुटबाजी की वजह से जो जातीय ध्रुवीकरण हुआ है उसके लिए हम जिम्मेदार है ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ उसके लिए
भाजपा की प्राइमरी जिम्मेदार है। भाजपा तो जाति ध्रुवीकरण की राजनीति सत्ता बल पर करती है, पर उसको रोकना भाजपा का काम थोड़ी था, वो तो हमारा था। हाँ। हमने उस ध्रुवीकरण की राजनीति को तेज किया, तभी तो जाट और गैर जाट की राजनीति के चलते जो दक्षिणी हरियाणा की 28 सीट थी, जो पिछड़ा बाहुल क्षेत्र है, वहाँ 21 सीट भाजपा जीत गई। अगर ऐसी स्थिति ना होती तो वहाँ 21 सीट नहीं जीत पाती, और वहां से 21 सीट नहीं जीतती तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। तो इसकी जिम्मेदारी तो हमारी है। मैं सब कह रहा हूँ कि भाई वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, भाजपा नहीं मानना चाहती, उनका अधिकार है। और जहां तक ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की बात है, कोई ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा। परमाणु के साथ कुछ बातें रखी गई है, हमारी बात गलत हो सकती है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। उन बातों का जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा ना। चुनाव आयोग हवा में इस बात को नहीं कह सकता ना कि हमारे आरोप गलत है, हम राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों को भड़का रहे हैं। ये तो कोई भी, अगर आप केस करोगे किसी न्यायालय में, आप एक समझदार पत्रकार हैं, जब न्यायाधीश आपकी याचिका सुनेगा, चुनाव आयोग के पास भी जो याचिका जाती है वो एक न्यायाधीश के रूप में जाती है। वो एक तथ्यों के साथ और कानून तथ्यों और तर्कों के आधार पर ही फैसला होता है। जो कानून के संबंधित मुद्दे हमने उठाए थे, उनको कानून के संबंध में ही तो जवाब देगा, नहीं कि हमको फटकारेगा, हमको डांट मारेगा, अपनी सफाई देगा, अपने गीत गाएगा, चुनाव निष्पक्ष है, ये है वो। इन बातों से कहने से कुछ नहीं होता। चुनाव आयोग को बिंदु वाइज ये जवाब देना था कि आपकी ये बात इस तरह गलत है, आपकी इस तरह गलत है। वो जवाब नहीं दिया। हम तो ये बात कह रहे हैं। ओके विद्रोही साहब, और लोकतांत्रिक, ठीक है, मैं समझ गया, लोकतांत्रिक अधिकार है। और लास्ट बात, हाँ, जल्दी से लास्ट बात। और मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि हमारा संगठन ने होना, हमारी गुटबाजी, ध्रुवीकरण की राजनीति, गलत उम्मीदवारों को टिकट देना, आत्मविश्वास अधिक होना, जमीन पर सक्रियता से मिलकर काम न करना, कई कारण है हमारे। ठीक है, ओके। बहुत ही बेबाकी से विद्रोही साहब आपने खैर इन सारी बातों को रखा है, आपने एक्सेप्ट भी किया। नरूला साहब, अब आपको लगता है चूंकि कांग्रेस अपने सारे लूप होल्स को समझ चुकी है, तो वो डिफेंसिव भी है, अटैकिंग मोड में भी है, कम से कम अपने पार्टी के पर्सपेक्टिव में भी, तो ये अब आने वाले समय में उसके लिए बेनिफिट के तौर पर करेगा, या फिर अभी भी काफी वक्त लगेगा इन सारी चीजों को रिस्टोर करने में, ताकि इसे अमली जामा कायदे से पहनाया जा सके? इनका उपयोग किया है कि कांग्रेस अब समझ चुकी है। नहीं, मैं एक बात और बता दूं कि राजनीतिक दल है, हमसे ज्यादा राजनीतिक समझ रखते हैं, ये पहले से समझ चुके थे, इनको पता था ये चीजें जो विद्रोही जी अब कह रहे हैं। ये सारी चीजें जब हम, जिन चीजों को हम और आप समझ रहे थे, जिनके साथ घट रही थी, वो भी समझ रहे थे। तो लेकिन हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो, कुछ सिचुएशन ऐसी रही हो कि शायद उस पे वो काबू नहीं पा सके, या उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। ये चीजें बहुत सारी सामने थी। और मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट बता दूं कि लोकसभा का चुनाव जब लड़ा गया था, तो कांग्रेस ये कहती थी कि हमारे लिए जनता चुनाव लड़ रही है, और विधानसभा में भी यही कहने लगे थे इनके प्रदेश के बड़े नेता कि जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। शायद इस बार जनता ने चुनाव इनके लिए नहीं लड़ा, उनको समझ में आ गया कि कब तक हम ही लड़ते रहेंगे, कांग्रेस कब लड़ेगी, कांग्रेस अपनी कमियां कब दूर करेगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी इनके बहुत नेगेटिव गई कि जनता चुनाव लड़ रही है। ये इंटरेस्टिंग बात आपने कही नरूला जी। देखिए, तो अब रामराजी शर्मा साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी। अब जनता के मन की बात संभवतः कांग्रेस ने पढ़ ली है हरियाणा के पर्सपेक्टिव में, यदि देखा जाए तो अब वह दुगनी ताकत के साथ बाउंस बैक करेगी। अभी भी आपको कंपटीशन आने वाले समय में लगता है, या फिर आप बिल्कुल पहले की तरफ बेफिक्र हैं? देखो, ऐसा कोई कंपटीशन आने वाला नहीं है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है, वो जनता के बीच में रहते हैं और जन जन के चेतते हैं, छत्तीस बिरादरी के मसीहा हैं, और रात को 12-12, 1-1 बजे तक जग के जन शिकायतें सुनते रहते हैं। तो वो किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई कंपटीशन होने वाला नहीं है, ऐसा कोई हमारे सामने ऐसी कोई बात आने वाली नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं। और ये मायने रखता है वह मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व कैसा हो जनता के प्रति, और जनता के प्रति जिस तरह से युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्तीस बिरादरी के मसीहा हैं, वह जनता के बीच में रहते हैं। और लगभग 58 साल के बाद में हमने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया है, तो इन्होंने ना तो SC/BC समाज का तो कांग्रेस घोर विरोधी है, और ना तो इन्होंने बनाया और ना डिक्लेयर किया। तो हमने बनाया भी, ठीक है, शर्मा साहब, क्विक काउंटर विद्रोही साहब, बोलिए।
आप जम्मू कश्मीर में हाँ, देख समझ लो। गए, समझ गए। आप जम्मू कश्मीर में देख लो ना आप। बोलिए, बोलिए। 370 का समर्थन करिए कांग्रेस ठीक है, पार्टी। ओके, ओके, जम्मू समझ गए कश्मीर शर्मा में देखो साहब। आप। शर्मा इसमें साहब, बहुत ओके, सारे ओके। होता है, ये एससीबीसी समाज के समझ बहुत गए विरोधी शर्मा है। साहब, हो गया, आप जल्दी से। देखिए आप तो ये एक मिनट शर्मा साहब, प्लीज। विद्रोही साहब, जल्दी से। सर ये खुली झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस ने लगा रखी है। 11.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हाँ। वो भी इसी जाति के हैं। ठीक इनको यही नहीं मालूम क्यों? अरे ठीक है, ओके, ओके। ऑन दैट नोट आप सभी खास मेहमान का बेहद शुक्रिया। आपने अपनी अपनी बातों को रखा। तो कांग्रेस अब ओवरऑल मोड में आ गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन खड़ा करने की बात है। इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, गुटबाजी कितना आड़े नहीं आती है, यह देखना दिलचस्प होगा। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।